नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं देहरादून में कोरोना के बढ़ते मरीजों के कारण अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं और लोग अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, जिसको देखते हुए राज्य सरकार ने बेडों की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन पोर्टल भी की व्यवस्था कर दी है। लेकिन जिला प्रशासन की ओर से जो इस पोर्टल में बेड की स्थिति दिखाई जा रही है वह असल में नहीं है। लोग पोर्टल पर बेड की संख्या को देखते हुए अपने मरीज को अस्पताल में ले जाते हैं तो उन्हें अस्पताल में बेड नहीं मिल पाता है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मरीजों को यहां पर बेड की सुविधा नहीं मिल रही है। हालांकि बेड के संबंध में ऑनलाइन पोर्टल की व्यवस्था की गई है, जो कि सरासर गलत है। पोर्टल दिन भर में 3 बार अपडेट होता है, लेकिन पेशेंट्स जैसे आप अगर कोई भी पोर्टल पे एक बेड अवेलेबल है और अगर इमरजेंसी में मरीज है तो उसको तुरंत फिर वो प्रायोरिटी पे वो बेड दिया जाता है। क्योंकि 3 बार में पोर्टल अपडेट होने पर ये प्रॉब्लम जो है वो रहती है कि कोई अगर अपने घर से फ़ोन करके उसको देखता तब तक वो बेड जो है ऑक्युपाई हो जाता है। इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। और इस बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। देहरादून से बड़ी खबर। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कोरोना को लेकर सरकार ने किए कंट्रोल। 21 अप्रैल से बीजेपी मुख्यालय में की गई थी। अन्य जिलों में 26 अप्रैल से कंट्रोल रूम संचालित किए गए। अब तक 1300 समस्याओं का समाधान किया गया है। आज से डॉक्टर का पैनल कंट्रोल रूम से जुड़ेगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पर कोरोना को लेकर सरकार ने कंट्रोल रूम संचालित किए हैं। 21 अप्रैल से बीजेपी मुख्यालय में की गई थी कंट्रोल रूम की शुरुआत। तो वहीं अन्य जिलों में 26 अप्रैल से कंट्रोल रूम का संचालन किया गया है। अब तक 1300 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है और आज से डॉक्टर खुद इस पैनल कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे। आज से डॉक्टर्स का पैनल भी कंट्रोल रूम से जुड़ेगा, जहां पर जो भी समस्याएं होंगी जनता की कोविड को लेकर, उन सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। हालांकि अभी तक 1300 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। और आज से खुद डॉक्टर्स कंट्रोल रूम से जुड़ेंगे। और मदन कौशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। 21 अप्रैल से बीजेपी मुख्यालय में की गई थी कंट्रोल रूम की शुरुआत। तो वहीं अन्य जिलों में 26 अप्रैल से कंट्रोल रूम का संचालन कर दिया गया और अब तक 1300 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। और आज से खुद डॉक्टर्स का पैनल भी इस कंट्रोल रूम से जुड़ेगा, जहां पर जनता की जो भी समस्याएं होंगी कोविड-19 को लेकर, उन सभी समस्याओं का समाधान होगा या फिर जो भी सवाल होंगे उन सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। और मेरे साथ जुड़ चुके मेरी सहयोगी साक्षी साहनी। साक्षी, जिस तरीके से लगातार जो सरकार है वो सक्रिय तो है, क्योंकि कोविड का जो कहर है वो तो बढ़ ही रहा है। साफ तौर पर सरकार भी कहीं ना कहीं पूरी कोशिश भी कर रही है अपनी तरफ से इसके चैन को तोड़ने के लिए। कंट्रोल रूम का संचालन किया गया है। इसको लेकर भी लगातार जो उम्मीदें हैं पॉजिटिव जवाब आने की, वो यहाँ पर पॉजिटिव जवाब भी आते हुए भी शुरू हो गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया है कि आज से कुछ डॉक्टर का जो पैनल है वो कंट्रोल रूम से जुड़ेगा, ताकि जिस वजह से जो समस्याएं हैं जनता की, उस समस्या का समाधान किया जा सके। साक्षी, बिल्कुल रिचा, देखिए देखा जा सकता है कि बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सारी पार्टियां जो है एकजुट होकर सामने आ रही हैं। वैसे ही भाजपा ने जो है अपना कंट्रोल रूम सेटअप कर लिया था, लेकिन अब इन्होंने ये निर्णय लिया है कि हर जिले में अपना एक कंट्रोल रूम बना दिया जाए और जो ताकि कोई भी अगर कोरोना से संबंधित किसी को दिक्कत है, अगर टीकाकरण को लेकर, अगर बेड्स को लेकर, वेंटिलेटर्स को लेकर, तो उसका जो है समाधान निकाला जा सके। साथ में जो लोग कंटेनमेंट जोन में रहते हैं और जिनका सुख जानने के लिए जो है कभी न कभी विफल हो जाते हैं स्वास्थ्यकर्मी, तो ऐसे में इस कंट्रोल रूम के जरिए उन तक भी
संपर्क बनाया जाए ताकि किसी को भी कोरोना के चलते कोई परेशानी ना हो। और साथ में जो निचले तबके के लोग हैं जिनको अगर लॉकडाउन लग जाता है, खाने की अगर कमी होती है और अन्य व्यवस्थाओं की अगर कमी होती है तो उसकी भी पूर्ति करी जाए, ये पूरा ध्यान जो है रखा जाएगा भाजपा द्वारा। और भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक जी का ये कहना है कि सारे राजनीतिक दल जो है इस समय एकजुट होकर सामने आए हैं और कहीं ना कहीं इस महामारी को पिछाड़ने के लिए अब सब लोग मैदान में उतरेंगे। जी ऋचा। साक्षी, फिलहाल ये जो कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से कितना सफल साबित हो रहा है? अब बिल्कुल ऋचा, देखिए इन कंट्रोल रूम से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आम जनमानस को बहुत ज्यादा सुविधा जो है मिल रही है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि कंट्रोल अगर कंटेनमेंट जोन की बात करी जाए जो लगातार बनते जा रहे हैं, वहां पर स्वास्थ्य सुविधा कहीं ना कहीं पहुंचानी मुश्किल हो जाती है, जिसके जरिए अगर कोई शिकायत होती है या कुछ चीजें चाहिए होती हैं उसकी कंप्लेंट जो है सीधे तौर पर भाजपा मुख्यालय में जो कंट्रोल रूम बना है यहाँ पे पहुंच जाती है। तो ऐसे में जो भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस कोशिश में जुट जाते हैं कि जो भी सामान कंटेनमेंट जोन में पहुंचाना है या तमाम लोगों तक पहुंचाना है वो पहुंचाया जा सके। यानी कह सकते हैं कि एक तरफ जहां फ्रंटलाइन वर्कर्स हमारे हैं जो हमारी सेवा लगातार जो है इस कोरोना काल में कर रहे हैं, तो वहीं जो कार्यकर्ता हैं तमाम पार्टियों के वो भी कहीं ना कहीं अब मैदान में उतरकर कोरोना वॉरियर बन चुके हैं। जी ऋचा। चलिए साक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखें, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कोरोना की दूसरी लहर का कहर लगातार जारी है। हरिद्वार देहात क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है, जहां फ्रंटलाइन वॉरियर्स, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी भी अब कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। लक्सर में 2 दिन में 6 स्वास्थ्य कर्मी और 4 पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इनके अलावा 10 से अधिक अन्य लोगों में भी कोरोना की पुष्टि हो गई है, जिसके चलते प्रशासन ने चौकसी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। साथ ही कोरोना सैंपलिंग और वैक्सीनेशन के दायरे को और अधिक बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। तो कोविड-19 का जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं फ्रंटलाइन वॉरियर्स भी कोरोना संक्रमित हो रही हैं। 6 स्वास्थ्यकर्मी और 4 पुलिसकर्मी संक्रमित पाए गए हैं। प्रशासन ने चौकसी का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हालांकि जगह जगह सैनिटाइज कराया जा रहा है और लोगों से बार-बार अपील की जा रही है कि जो गाइडलाइंस है उसकी पालना करें, चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, क्योंकि अगर कोविड की चेन को तोड़ना है तो 2 गज की दूरी रखना होगा, लोगों से दूरी बनाकर रखना होगा और साथ ही साथ मास्क लगाना ही आपके लिए अनिवार्य होगा, क्योंकि मास्क ही इस वक्त आपकी सबसे बड़ी दवाई है और वही आपको बचा सकता है। तो कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है, पूरे देश भर में आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड में भी कोविड का जो ग्राफ है वो भी बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर रखते हुए अब सरकार सक्रिय हो गई है और संक्रमितों की जो संख्या है इसमें इजाफा तो हो ही रहा है। साथ ही साथ जो कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो या फिर वो पुलिस प्रशासन क्यों ना हो, वो भी अब पॉजिटिव आ रहे हैं। उत्तराखंड में गुरुवार को कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। प्रदेश में पहली बार 24 घंटे के अंदर 6,251 नए संक्रमित केस मिले हैं। वहीं 85 मरीजों की मौत भी हो गई है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 48,000 के पार हो गई है और आज 3,129 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 1,74,867 संक्रमित मरीज हो चुके हैं, जिनमें से 1,20,350 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को 28,346 सैंपलों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,207 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं हरिद्वार जिले में 1163, नैनीताल में 673, उधम सिंह नगर में 827, पौड़ी में 253, टिहरी में 163, तो रुद्रप्रयाग में 150, पिथौरागढ़ में 33, उत्तरकाशी में 195, अल्मोड़ा में 198, चमोली में 125, बागेश्वर में 107 और चंपावत में 157 संक्रमित मिले हैं।
वो लगातार जारी है। हालांकि 24 घंटे में जो मामले हैं 6,251 केस यहाँ सामने आए हैं, वहीं 85 कोरोना मरीजों की मौत भी हो गई है। तो एक्टिव केस 48,000 के पार हो चुके हैं। तो वहीं पर जगह जगह से यही खबरें लगातार सामने आ रही हैं, जहां पर जो कोविड का जो केस है वो लगातार बढ़ रहा है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता विशाल गर्ग। विशाल, जिस तरीके से जो संख्याएं आ रही है कोविड को लेकर वो काफी ज्यादा हो चुके हैं, रिकॉर्ड तोड़ मामले यहाँ सामने आए। 24 घंटे के अंदर 6,000 से ज्यादा यहाँ मामले दर्ज किए गए हैं। फिलहाल क्या कुछ हालात बने हुए हैं कोविड-19 को लेकर? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि लगातार उत्तराखंड जो मामले हैं वो तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से हमारे दर्शकों को हम बता रहे हैं कि अभी भी कल की और आज की जो अभी तक की अपडेट है वो 6251 जो कोरोना मरीज हैं वो आए हैं, जिसमें लगभग 85 लोगों की अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं कोरोना से। हालांकि प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और जगह जगह पर वो लोगों से अपील कर रही है, लोगों को जागरूक करने का सरकार प्रयास कर रही है। और साथ ही इसके ये भी देखा जा रहा है कि देहरादून में जिस तरह से लगातार मामले बढ़े हैं, तो डीएम आशीष श्रीवास्तव लगातार इसकी अपडेट ले रहे हैं कि कहां पर बेड खाली है, कहां पर क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, या जो व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। और साथ ही जो लोग बाहर बेवजह निकल रहे हैं उन पर पुलिस के द्वारा चालान की व्यवस्था वो कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार जो ऐसे लोग हैं जो बेवजह की आवाजाही कर रहे हैं उनके खिलाफ तो चालान की जो कार्रवाई है वो तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है। रीचा, विशाल, जिस तरीके से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंताजनक तो है ही, साथ ही साथ मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। और सरकार कितनी सक्रिय है, सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है विशाल इसको रोकने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल रीचा, लगातार सरकार की ओर से ये अपडेट ली जा रही है। और साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को भी निर्देशित भी कर दिया है कि वो अपने अपने जिले में नजरें बनाए रखेंगे और साथ ही अपने अपने जिले में क्या और बेहतर सुविधाएं हम लोगों को दे सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना मरीज जो अब बढ़ रहे हैं आंकड़े, उस पर हम किस तरह से नियंत्रण कर सकेंगे। वो सभी डीएम एक अपने अपने जो चीजें हैं वो करेंगे और साथ ही लोगों से वो इसमें मदद लेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और साथ ही जो लोग बेवजह घर से बाहर निकलेंगे उनका चालान भी काटा जाएगा। आपको बता दूं कि राजधानी देहरादून में भी लगभग 3 मई तक कर्फ्यू लगाया गया है, जिसके दौरान जो सभी दुकानें हैं वो सब जो आवश्यक दुकानें हैं सिर्फ वही 2 बजे तक खोली गई हैं। अदरवाइज जो भी जो दुकानें हैं उनको सबको बंद रखा गया है। और साथ ही जो बेवजह की आवाजाही लोगों की हो रही है तो उन पर भी ज्यादा से ज्यादा जुर्माना जो है वो वसूला जा रहा है। दिशा, बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरीके से जो आंकड़े हैं काफी ज्यादा भयावह स्थिति बन चुकी है और यहाँ पर जनता को सक्रिय रहना होगा, जनता को समझना होगा कि जो आंकड़ा है जो कोरोना वायरस है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इससे बचने के लिए जो गाइडलाइंस दी गई है उसका पालन करना जरूरी है, मास्क लगाना जरूरी होगा और साथ ही साथ 2 गज की दूरी बेहद जरूरी होगी। विशाल, जनता के लिए समझना बेहद जरूरी है, जनता को जागरूक होना बेहद जरूरी होगा। विशाल, बिल्कुल, लगातार रीचा है, ये कोशिशें लगातार यहाँ से की जा रही है कि जनता को जागरूक किया जाए। उसके लिए तमाम प्लान जो है वो राज्य सरकार बना रही है, जो यहाँ का प्रशासन है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है और दिन हो या रात प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लोगों को बचाने के लिए जो अपील है वो तो कर ही रहा है, लेकिन उनके खिलाफ अगर वो इससे नहीं बाज आ रहे या फिर इसको गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी यहाँ पर की जा रही है। जो यहाँ पर बेड की व्यवस्थाएं हैं वो उनको सुचारू रखा गया है, जो ऑक्सीजन की कमी ना हो उसके लिए जो सभी प्लांट है या फिर जब जो ऑक्सीजन सप्लाई है उनके जगह जगह नंबर डिस्प्ले किए जा चुके हैं ताकि लोगों को जरूरी जो चीजें हैं वो मिल सके, लोगों को एम्बुलेंस की कमी ना हो। तो तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और लोगों से अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि वो अपनी जान की सुरक्षा करें, अपने परिवार के लोगों को बचाएं और कोरोना से कड़ाई से लड़ें, क्योंकि कोरोना एक बड़ी महामारी है और इससे लड़ने के लिए हमें सबका साथ देना बड़ा जरूरी होगा। रीचा, चलिए विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अधिक जानकारी देने के लिए। तो कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने राजधानी में कोरोना कर्फ्यू लगाया है और यह कर्फ्यू 3 मई तक जारी रहेगा। वहीं पुलिस प्रशासन कोविड गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के लिए मुख्य चौराहों पर तैनात है। लगातार प्रशासन की ओर से सख्त रुख अपनाया जा रहा है जिससे कोरोना महामारी से बचाया जा सके और इसको लेकर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि जो लोग बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ आवश्यक
सेवाओं को ही कर्फ्यू में छूट दी जाए। भीड़ जो आपको लग रहा है, अभी मैं आपको बताऊं, कर्फ्यू है और लॉकडाउन नहीं है, पहली चीज़। दूसरा, कर्फ्यू में क्या होता है कि आपको जो कोविड के वैक्सीनेशन लगाने हैं उसके लिए छूट दी गई है, जो अगर कोविड की जांच कराना चाहता है उसके लिए छूट दी गई है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनके एम्प्लॉयज़ के लिए छूट है, बैंकिंग की सुविधाएं जो हैं उनके लिए छूट दी गई है। आज से गवर्नमेंट ऑफिसेस भी खुले हैं तो उनके भी एम्प्लॉयज़ जो हैं और अधिकारी हैं वो आएंगे, उनके लिए भी छूट है। तो इस वजह से आपको लगता है कि ये जो है लोग ज़्यादा निरर्थक अगर कोई घूमता है तो पुलिस डेफिनेटली उसके अगेंस्ट कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई करती रहेगी। तो कोविड-19 महामारी के तेजी से फैलाव के बीच प्रदेश के तमाम जिलों में ऑक्सीजन संकट पैदा हो गया है। ऐसे में कुछ जरूरतमंदों को समय पर मेडिकल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने लोगों से अपील की है कि ऑक्सीजन सिलेंडर को जो लोग अपने घर लेकर जा रहे हैं वो उन सिलेंडर को वापस कर दें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाए जा सकें। जिलाधिकारी ने कहा है कि अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ प्लांट है, ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है। इशू आ रहा है कि लोग जो सिलेंडर है वो सिलेंडर को जब ले जाते हैं अपने घर उसके बाद उसे वापस नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए अपील भी जारी की गई है कि एटलीस्ट आपने अपने किसी नियर एंड डियर को अगर सेव किया है उसी तरीके से दूसरे के बारे में भी सोचें और उस सिलेंडर को तत्काल वापस करें, और जिससे कि और ज़रूरतमंद लोगों को जो है वो सिलेंडर्स मुहैया कराए जा सकें। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार ने 2 दिनों में 7 मिड लेवल अस्पतालों की अतिरिक्त व्यवस्थाएं की हैं, जिसके बाद राज्य में 700 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और 39 आईसीयू और 2 वेंटिलेटर अतिरिक्त बढ़ा दिए गए हैं। सचिव स्वास्थ्य पंकज कुमार पांडे ने मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि राज्य सरकार के पास फिलहाल 12 कोविड अस्पताल, 62 डीसीआईसी और 385 कोविड केयर सेंटर काम कर रहे हैं। उनके पास उनको ज़्यादा दिया गया। जब महाराष्ट्र लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, अभी भी कल भी केसेस ज़्यादा आए, अभी तक का सबसे ज़्यादा केस कल आया है। और हम लोग का जो प्रयास है वो कोशिश यही है कि जो संक्रमण की दर है कम की जाए। इसी की वजह से आप जानते हैं कि रेस्ट्रिक्शंस भी हम लोगों ने लगाए हैं। 5 जिलों के कुछ शहरी क्षेत्रों में हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, कर्फ्यू लगाए हैं, जिसकी वजह से हमें उम्मीद है कि जनरली जो इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसमें 1 हफ्ते के बाद रिजल्ट्स आते हैं। तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि संडे ऑनवर्ड्स हमें कुछ बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अभी तक ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी बढ़ रही है। हम लोग हालांकि टेस्टिंग भी हमने बढ़ाई है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन तैयार करने वाली फैक्ट्री का दिल्ली क्राइम ब्रांच पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। मामले में एक महिला सहित कुल 5 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी नकली रेमडेसिविर को 25,000 रुपए की प्रति इंजेक्शन कोविड मरीज के परिजनों को बेच रहे थे। बताया जा रहा है कि अब तक यह लोगों को 2000 से ज्यादा नकली डोज मरीज के परिजनों को बेच चुके हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने ट्वीट करके इस फैक्ट्री पर छापेमारी की जानकारी दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तराखंड के पौड़ी की सीमा में प्रवेश करने वाले लोगों का स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर सैंपल लिया जा रहा है और ऐसे में लोग स्वास्थ्य कर्मियों को गलत जानकारी दे रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए गलत जानकारी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडी ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा कोरोना सैंपलिंग के दौरान मोबाइल नंबर और पता गलत बताया गया है, जिससे ऐसे लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है और ऐसे में अज्ञात लोगों का आंकड़ा 148 पहुंच गया है, जिससे संक्रमण के फैलने की संभावना बढ़ सकती है। जिनका हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं या फिर जिनको हम होम आइसोलेशन एडवाइस कर रहे हैं, सभी से अनुरोध है कि अपना सही फोन नंबर और सही पता दर्ज कराए। इससे हमको आपके परिवार तक पहुंचने में आसानी होती है। साथ में अगर आपका पॉजिटिव सैंपल का रिजल्ट आता है तो हम आपको सूचित कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने आप को आइसोलेट करने में
जल्दी प्रयास करेंगे, जिससे कि आपके परिवार का बचाव उसमें शामिल रहता है। साथ ही अगर आपने अपना फोन नंबर गलत दिया या फिर अपना पता गलत दर्ज कराया, हम आप तक जो हमारी किट है, मेडिकल किट है, वो भी हम आप तक नहीं पहुंचा सकते हैं, जिसके वजह से आपकी बीमारी का जो संक्रमण का स्तर है वो बढ़ सकता है। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए खानपुर विधायक कुंवर प्रणब सिंह चैंपियन ने लक्सर और मंगलौर कोतवाली खानपुर थाना की पुलिस चौकियों पर तैनात पुलिसकर्मियों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए और उनका हौसला बढ़ाया। और इसके अलावा चैंपियन ने खानपुर के बड़ीवाला बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को भी 500 मास्क व सैनिटाइजर भेंट किए। इस दौरान उन्होंने वादा किया है कि वे हेड कांस्टेबलों को भी प्रमोशन के बाद एएसआई के बजाय सीधी एसआई का वेतनमान दिलाने के लिए भी सरकार से वार्ता करेंगे। हमारे जो कांस्टेबल्स हैं वहां से शिकायत आ रही थी कि प्रदेश सरकार द्वारा कुछ भत्ते का प्रॉब्लम आया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री के सम्मुख इसको उठाने जा रहा हूं और कोरोना में हमारे उत्तराखंड पुलिस को अलग से भत्ता मिले, ये मांग माननीय मुख्यमंत्री से मैं शीघ्र करने जा रहा हूं। महाकुंभ के सारे शाही स्नान पूर्ण हो गए हैं और साधु संत अपने अपने राज्य में वापस लौट रहे हैं। जिस तरीके से ग्रह नक्षत्रों की गणना पर महाकुंभ का योग बनता है और महाकुंभ की शुरुआत की जाती है, वहीं साधु संत अपनी देवी देवताओं का आह्वान करके उनको विदा करते हैं। और वहीं श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े के श्री महंत रामजी दास ने कहा कि 27 अप्रैल को अंतिम शाही स्नान के बाद महाकुंभ संपन्न हुआ। यह कुंभ का जो विशेष पर्व है, ये मुहूर्त और नक्षत्रों के आने से होता है और जब इसके मुहूर्त नक्षत्र धीरे धीरे अपनी स्थिति में उतरते हैं तो कुंभ का धीरे धीरे समापन भी हो जाता है। इन दिनों में हमारे अखाड़ों में विशेष पूजा की जाती है, जो कि विशेष विधियों से, वैदिक विधियों से और लोक रीति पुराण विधि से करते हैं। जैसे ही कुंभ के शाही स्नान तिथियां अपने पूर्णता की ओर होती हैं तो हम जो विशेष देवगण होते हैं, जो आवाहित होते हैं, उनको हम प्रणाम कर उनका विसर्जन करते हैं। के दृढ़ संकल्प से और 2021 हरिद्वार को 27 तारीख को हमारा अंतिम स्नान के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद हम लोग जो है हमारे श्री महंत सभी। ऋषिकेश में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने 24 घंटे के भीतर चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है। बता दें कि पुलिस टीम ने चोरी किए गए 2 मोबाइल फोन, 2 घरेलू गैस सिलेंडर और एलईडी टीवी और वारदात में प्रयोग की गई कार बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। रामनगर जिले के शिवनाथपुर मालधन में वन विभाग की आम पोखरा रेंज प्लांट संख्या 14 में बाड़े सहित झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। जंगलों में फैली भीषण आग ने पशुओं, झोपड़ियों, भूसा को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें करीब 12 पशु बुरी तरह से झुलस गए हैं। घटना की सूचना पर मालधन पुलिस, पशु चिकित्सक और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, जहां मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। दीजिए मुझे इजाजत।